नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह की। गले में तख्ती डाल संसद पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली की। बात करेंगे उद्धव गुट के संजय राउत ने दी जीत की बधाई की। खड़गे ने बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगी भीषण आग की। साथ ही जानेंगे तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी की। गाजा में इजराइल ने तेज किए हमले की। बात करेंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पीएम मोदी पर साधी निशाने की। पीएम मोदी ने 2024 के लिए दे दी हैट्रिक जीत की गारंटी की। और आखिर में बात होगी चक्रवाती तूफान मिचोंग बरपाएगा कहर की। आइए बात करते हैं विस्तार से। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ सोमवार से हो गया है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि हैं। बतौर मुख्य अतिथि समारोह के तहत निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा की सलामी ली। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम है। आपने उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के उद्बोधन से आपने सुना होगा। यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर को शुरू हो गया। सत्र शुरू होने के बाद विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा को दिन में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उधर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिथूड़ी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वे गले में तख्ती डालकर पहुंचे, उस पर लिखा था, सांसद का अपमान संसद का अपमान है। लोकतंत्र के लिए रमेश बिथूड़ी पर कार्यवाही की जाए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कल जो नतीजे आए हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, इसलिए हम उन्हें बधाई देते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत पर क्या बोले संजय राउत, आइए सुनते हैं। और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं। चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो, लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है,
दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां भी मोदी जी गए थे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहां नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहां भी उतरी थी। फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है और वहां राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, तो उनका भी अभिनंदन करता हूं। अब आपका जो सवाल है, किसका डोमिनेंस बड़ा है, किसका एरोगेंस बड़ा है, किसके बार्गेनिंग पावर बड़ी है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बातचीत होगी जो करनी है। ये इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया है। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी आप सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। ये सर्वदलीय बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बुलाई गई थी। ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण आग लग गई, जिसमें कई घर चपेट में आ गए और एक फैक्ट्री को भी आग ने चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। बारामूला के कंदली बाग बाबा रेशी रोड पर भीषण आग ने कई घरों और एक फर्नीचर फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी सोमवार को दी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आ गया है। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 119 सीटों में से 64 सीटें अपने नाम की हैं और सरकार बनाने के लिए 60 के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति को 39 सीटें मिली हैं और इस बार राव का सरकार बनाने का हैट्रिक का सपना टूट गया है। भाजपा को इस बार थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है और पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। सातों सीटें बरकरार रखे हैं, क्या कहना है आपका? ये जो रिजल्ट था काफी अप्रत्याशित आया, जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ। सही है, तेलंगाना की आवाम ने एक फैसला लिया है और हमको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। यकीनन पिछले 10 साल में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियां हुई, तरक्की हुई। हैदराबाद में उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ। मगर चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं और मुझे यकीन है कि केसीआर एक बड़े कायद हैं। वो जो भी होगा वो आगे रहेंगे और हमारी नेक तमन्नाएं नई हुकूमत के साथ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे 9 विधानसभा से, जहाँ पर वहाँ के वोटर्स ने हमको अपनी मोहब्बत से वोटों से नवाजा। 7 सीट पर तो हम अपनी कामयाबी को बरकरार रख सके
दो पर नहीं जीत सके। इंशाल्लाह जहां जहां हमारी कोई कमजोरी है रही होगी उसका हम नोटिस लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जो खामी होगी उसको दूर करेंगे। मगर मैं शुक्रगुजार हूं, शुरू से मजलिस अवाम के दरमियान में रहकर काम करेगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने मजलिस की अपील पर न सिर्फ 9 विधानसभा पर बल्कि मुख्तलिफ तेलंगाना की विधानसभा में मजलिस की अपील पर उन्होंने फैसला लिया और हम लोग अपनी लड़ाई को जारी। गाजा में पिछले 24 घंटों में इजराइल हवाई हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीन मारे गए हैं। इजराइल सेना ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस के आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश भी दिया है, जिसमें एक एजेंसी ने दावा किया है कि गाजा ने जो हवाई हमले किए हैं उसमें इजरायली के 700 लोग मारे गए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस समय मोदी जी का ज्ञान कहाँ था? वे समय समय पर अपने ज्ञान निकालते हैं। एंटी इनकम्बेंसी शब्द का नाम इररेलेवेंट हो गई है। विपक्ष को नेगेटिविटी छोड़कर समझना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ सीखना चाहिए कि किस तरीके से काम किए जाते हैं लोगों के। और देश की जनता ने इस नए सत्र की शुरुआत होने से पहले नेगेटिविटी को पूरा जीरो कर दिया, हटा दिया, काम करने वाली सरकारों को चुना। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। सर, लेकिन ये मानेंगे आप सर कि प्रधानमंत्री, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट, बिल्कुल, और सारे लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जी, और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना बीसी की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है, बस हो गया। सर, आज एथिक्स कमेटी की भी रिपोर्ट। 4 राज्यों के रविवार को नतीजे सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। इस 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल था और शाम को पीएम मोदी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए संबोधित किया। इस जीत के बाद पीएम मोदी का जो बयान आया उसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय से क्या कुछ कहा। चक्रवाती तूफान मिचोंग कहर बरपाने वाला है। मिचोंग 5 दिसंबर को नेल्लोर व दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों को पार करेगा। पटना सहित अधिसंख्य भागों में सुबह के समय कोहरे व धुंध का प्रभाव बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव देखने के आसार नहीं हैं। पटना सहित 26 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम को कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।